हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम के शर्मा है, डॉक्टर के शर्मा। और मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ। कल हम लोगों ने फिजिक्स वाले चैप्टर के अंदर यानी हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, और रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने जो जो कल पढ़ा उसको मैं 5 मिनट में ब्रीफिंग कर देता हूँ उसकी। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ रे ऑप्टिक्स, व्हाट इज़ ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट एंड ओवरऑल फिनोमिना ऑफ द लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेस होती है, वन इज़ रे ऑप्टिक्स एंड अनदर वन इज़ वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर अपन क्या मान के पढ़ते हैं? रे ऑप्टिक्स में हम लोग ये मान के पढ़ते हैं कि लाइट इज़ अ रे। लाइट जो है वो रे है एंड ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगी और केवल दो बार डेविएट होती है, दो बार अपने ट्रैक से मुड़ती है। वो कब कब? एक तो रिफ्लेक्शन के टाइम और एक रिफ्लेक्शन के टाइम। दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? हम लोग ये मान के पढ़ते हैं कि लाइट जो है वो वेव नेचर की है। लाइट का नेचर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर नेचर का वेव है। और ये इसके अंदर हम लोग दो फिनोमेना पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, और एक छोटा सा फिनोमेना पोलराइजेशन भी पढ़ते हैं। 12th क्लास के अंदर आएगा। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी कि व्हाट इज सोर्स, लाइट के सोर्स क्या होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट अपने को आंखों से दिखता है वो सोर्स होता है। दो तरह के सोर्स होते हैं, जिनके जो अपनी खुद की लाइट निकालते हैं उनको तो बोलते हैं अपन ल्यूमिनस सोर्स, और जो किसी और की लाइट को एब्जॉर्ब करके सेम लाइट को रेमिट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स। तो सोर्सेज दो टाइप के हैं, ल्यूमिनस सोर्स और नॉन ल्यूमिनस सोर्स। उसके बाद मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को अपने को कैसे याद रखना है। ऑब्जेक्ट को याद रखना है कि जो भी इनपुट रे है या इंसिडेंट रे है, अगर अपन उनका इंटरसेक्शन पॉइंट देख लें तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखने के लिए अपने को कम से कम दो रे की जरूरत पड़ेगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इनपुट रेस और इंसिडेंट रे इज नोन एज ऑब्जेक्ट। अब दो टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक तो होता है रियल ऑब्जेक्ट और एक होता है क्या? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट कब होता है? अगर इंसिडेंट रे पीछे बढ़ाने पे काट रही है। अगर अपन बैकवर्ड एक्सटेंशन दें और अगर पीछे बढ़ाने पे काट रही है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? रियल ऑब्जेक्ट। और अगर इनपुट रेस यानी इंसिडेंट रे आगे बढ़ाने पे काट रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। है ना? ये याद रखना है डेफिनेशन ऑब्जेक्ट की, क्योंकि इसके बिना आपसे रे डायग्राम नहीं बनेंगे और आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कि रियल ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी इमेज की। इमेज हम लोग ढूंढेंगे हमेशा किससे? आउटपुट रे से। आउटपुट रे, जैसे आउटपुट रे को अपन रिफ्लेक्टेड रे भी बोलेंगे मिरर के केस में, और या फिर रिफ्रैक्टेड रे के बोलेंगे हम लोग लेंस के केसेस के अंदर। तो इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ आउटपुट रेज। इंटरसेक्शन पॉइंट आउटपुट रेज का उसको अपन क्या बोलेंगे? इमेज। वापस इमेज भी दो टाइप के होंगे, एक तो होगा रियल इमेज और एक होगा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब होगा? जबकि आउटपुट रेज आगे बढ़ाने पे काटे। उल्टा है, ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में उल्टे हैं। रियल ऑब्जेक्ट तब होता है जब इनपुट रेस पीछे बढ़ाने पे काटती है, और इमेज रियल तब होता है जब आउटपुट रेस आगे बढ़ाने पे काटती है। अच्छा है, तो रियल इमेज कब हुआ? जब आउटपुट रेस आगे बढ़ाने पे काटे। और वर्चुअल इमेज कब होगा? जब आउटपुट रेस पीछे बढ़ाने पे काटे, यानी अपन बैकवर्डली एक्सटेंड करें उनको और वो इंटरसेक्ट कर दे, तो वो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो क्या होगा? वो होगा उनका वर्चुअल इमेज। और आगे बढ़ाने पे काटे तो रियल इमेज। तो ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करी थी। और उसके बाद में हम लोग आ गए थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट यही है रिफ्लेक्शन के अंदर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हर टाइप का मिरर, मिरर तीन टाइप के बताए थे मैंने, एक तो प्लेन मिरर और एक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के थे, तो तीन टाइप के हो गए टोटल। सबसे पहला है प्लेन मिरर और एक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप, एक तो कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कोई सा भी मिरर हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे करता है। मैं एक बार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वापस बता देता हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है ना? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक बार स्क्रीन पर नजर मारो आप। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, जैसे ये एक प्लेन मिरर है। ये जो है ये एक प्लेन मिरर है, और ये प्लेन मिरर का ऊपर वाला पोर्शन जो है वो तो है शाइनी, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो है इस तरह से पेंट किया हुआ है, जिसको मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, ये पेंटेड सरफेस है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कोई रे आ रही है, ये वाली जो है ये एक रे आई, ये रे आई सीधी की सीधी, और इसको बोलेंगे अपन इंसिडेंट रे। ये वाली जो रे है ये क्या हो गई? ये हो गई इंसिडेंट रे। ये इस मिरर के ऊपर आकर गिरी है, ये इंसिडेंट रे हो गई। और मिरर से ये टकरा के क्या होगी? वापस एनर्जी बाउंस बैक होगी पूरी की पूरी। तो ये जो है ये ऐसे चली गई, ये इस तरह से चली गई, तो ये क्या हो गई? ये हो गई रिफ्लेक्शन हो गया इसका, इसलिए इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब जिस जगह ये गिरी है यहाँ पर आप क्या कर लो, एक 90 डिग्री की लाइन खींच लो, इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। ये जो है ये बोला जाएगा नॉर्मल। अब ये वाला जो एंगल होता है इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और ये जो है ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। ये वाले दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, यही है रिफ्लेक्शन का लॉ। और ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं, यानी इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। सेम प्लेन में होने का मतलब कि जैसे आपकी दीवार है, ये दीवार एक प्लेन है,
आपका फर्श है, ये एक प्लेन है। तो अगर इंसिडेंस रे दीवार पर है तो नॉर्मल भी दीवार पर ही होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी दीवार पे ही होगी। और अगर इंसिडेंट रे आपके फर्श पे है तो नॉर्मल भी फर्श पे होगा। और प्लेन होता है, दो दो एक्सिस मिलके एक प्लेन बनाती है। जैसे आपकी जो दीवार है ये एक सिंगल प्लेन है, आपका फर्श है ये एक प्लेन है। तो ये जो है ये क्या होंगे, दोनों ये तीनों सेम प्लेन में होंगे। और ये जो है एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, मैंने आपको एक मेरी तरफ से बताया था लो कि ये वाले जो दोनों एंगल है, ये वाले दोनों एंगल भी क्या होंगे, ये वाले दोनों एंगल भी सेम होंगे। तो अगर इस वाले एंगल को मैं बोलूँ फाई, इस वाले एंगल को मैं बोलूँ फाई और इस वाले एंगल को मैं बोलूँ थीटा, तो ये दोनों भी इंडिविजुअली सेम होंगे, यानी एंगल थीटा इक्वल्स टू होगा एंगल फाई। तो ये जो है ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ नहीं होता बुक्स के अंदर एंगल थीटा इक्वल्स टू एंगल फाई, लेकिन ये न्यूमेरिकल करने के लिए न्यूमेरिकल आसान हो जाते हैं इससे। तो आपको ये भी याद रखना है एंगल थीटा इक्वल्स टू एंगल फाई। वजह वजह ये क्योंकि ये नॉर्मल इस मिरर से जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ, इस मिरर से ये नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ गिर रहा है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस आर। तो है इसलिए ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर एंगल आई 20 डिग्री का है तो एंगल आर भी कितना होगा, 20 डिग्री का। यानी ये आई अगर 20 का है तो ये एंगल आर भी कितना होगा, 20 का। और अगर एंगल आई 20 का है तो ये फाई कितने का हो जाएगा, फाई हो जाएगा 60 का। और अगर फाई 60 का हो जाएगा तो ये थीटा कितने का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60 का नहीं सॉरी 70 का। अगर एंगल आई जो है, ये एंगल आई अगर 20 डिग्री का है तो 90 में से अगर अपन 20 माइनस करेंगे तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 का। और ये 20 का है एंगल आई, तो ये वाला भी कितने का होगा, ये वाला भी 20 का होगा। और अगर अपन थीटा को देखें तो ये थीटा कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी 70 का हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि थीटा और फाई ये आपस में सेम होते हैं, और एंगल आई और एंगल आर ये आपस में सेम होते हैं। और अगर चारों को सेम करना है तो ये एंगल आई 45 का होना चाहिए, ताकि एंगल आई 45 हो तो एंगल आर भी 45 हो जाए। एंगल आई 45 है तो फाई 45 हो जाए, और अगर एंगल आर 45 है तो ये भी 45 हो जाए। तो चारों एंगल कब सेम होंगे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का हो, 45 डिग्री का। ये कॉन्सेप्ट था अपना जो अपन ने कल पढ़ लिया था। और फिर अपन एक क्वेश्चन भी किया था, तो उसी क्वेश्चन की सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद में थ्योरेटिकल पोर्शन अपन बाद में बढ़ाएंगे। पहले अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, और उस क्वेश्चन से पहले अपन एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होगा। सपोज करो ये दो मिरर है, ये मैंने बोला ये एक मिरर है और ये एक मिरर है। दोनों इस तरह से स्लांट पोजीशन में रखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, लेट दैट एंगल इज थीटा। ये जो एंगल है इस एंगल को अपन थीटा मान लेते हैं कि ये एंगल जो है ये एंगल थीटा है। अब क्वेश्चन क्या ले रहा हूं मैं, मान लेते हैं इस मिरर का नाम रख देते हैं अपन M1 और इस मिरर का नाम रख देते हैं अपन M2। ये एक मिरर M1, ये एक मिरर M2, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। मैंने कल भी आपको समझाया था इनका ओरिएंटेशन कैसे है। ये दोनों मिरर इस तरह से हैं, ये ऐसे हैं दोनों मिरर, इस तरह से, ये दोनों मिरर इस तरह से ऐसे ऐसे हैं दोनों मिरर। ये वाला मिरर जो है इसको अपन ने M2 बोला है, और ये वाला जो मिरर है इसको हम लोगों ने क्या बोला है, इसको हम लोगों ने M2 बोला है। ये जो मेरे हाथों की ये वाले पोर्शन है ये शाइनी है, और ये जो बैक साइड वाले पोर्शन है ये पेंटेड है। तो इस तरह से ये दोनों मिरर जो है ये आपस में ऐसे, एक रे आई है इसके पैरेलल आई है, ठीक है ना, M2 के पैरेलल आई है। ये मैंने रे बोला कि ये वाली जो रे है ये इसके M2 के पैरेलल आई है, ये रे आई, ये है पैरेलल टू M2। कल वाला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन लग सेम ही रहा है, कल वाला क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 3 रिफ्लेक्शन के बाद में ये 3 रिफ्लेक्शन खाएगी, ठीक है ना। आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन, क्वेश्चन अपना ये है, आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस it retraces its path। अपने पाथ को ये रिट्रेस करनी है। अब ये कॉन्सेप्ट समझना, आपको क्वेश्चन तब हो पाएगा जब अपन कॉन्सेप्ट समझे कि रिट्रेसिंग का मतलब क्या होता है। रिट्रेसिंग का मतलब होता है कि जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ में वो वापस लौट जाए। देखो रिट्रेसिंग का मतलब 3 रिफ्लेक्शन के बाद में ये रिट्रेस कर रही है। रिट्रेस करने का मतलब क्या होता है, देखो रिट्रेस जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, री
और ट्रेस का मतलब है ट्रेसिंग करते हुए चले जाना। री का मतलब होता है दोबारा, और ट्रेसिंग का मतलब होता है ट्रेस करते हुए दोबारा चले जाना। मतलब जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ से 3 रिफ्लेक्शन मार के, पहला रिफ्लेक्शन किस पे खाएगी, पहला रिफ्लेक्शन खाएगी ये M1 पर, दूसरा रिफ्लेक्शन किस पे खाएगी, दूसरा रिफ्लेक्शन खाएगी M2 पर, फिर वापस थर्ड रिफ्लेक्शन किस पे खाएगी, थर्ड रिफ्लेक्शन खाएगी, अल्टरनेट खाती रहेगी ये, ठीक है ना। पहला M1 पे खाएगी, दूसरा M2 पे खाएगी, फिर वापस थर्ड M2 पे खाएगी। ये हो जाएगा अपना फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा अपना क्या, ये हो जाएगा अपना सेकंड रिफ्लेक्शन, यहाँ पर मारेगी ये सेकंड रिफ्लेक्शन, और ये हो जाएगा अपना थर्ड रिफ्लेक्शन, ये थर्ड रिफ्लेक्शन, और तीन रिफ्लेक्शन के बाद में ये वापस जिस ट्रैक से आई है उसी ट्रैक से वापस चली जाएगी, यानी रिट्रेस कर जाएगी। तो ये जो है इस थीटा की वैल्यू क्या है, रिट्रेस इज पाथ देन फाइंड थीटा। ये तो हुआ अपना क्वेश्चन, ये थीटा अपने को निकालना है। अब देखो रिट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट समझो, पहले रिट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट समझ आएगा तभी क्वेश्चन होगा। देखो रिट्रेसिंग क्या होती है, अभी भी मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताया कि एंगल आई जितना होता है उतना का होता है एंगल आर होता है। ये अपना मिरर रहा, इसके ऊपर ये रे आके गिरी, ये जो है ये इंसिडेंस रे है, और ये जो है ये वाली अपनी रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, यहाँ पर ये मैंने नॉर्मल बनाया, और ये जो एंगल है ये एंगल है आई, और ये एंगल जो है ये एंगल कितना है, ये एंगल है आर, ये एंगल आर है, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। आप ये सोचो कि अगर ये जो इंसिडेंस रे ये नॉर्मल के ऊपर आ जाए, ये इंसिडेंस रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो है ये नॉर्मल है, अगर ये इंसिडेंस रे इस नॉर्मल के ऊपर आ जाए, तो ये एंगल आई कितना हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा जीरो। और अगर एंगल आई जीरो हो गया तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल आर को भी क्या होना पड़ेगा, एंगल आर की भी मजबूरी है कि एंगल आर भी कितना होगा, एंगल आर भी जीरो होगा। तो अगर ये वाली रे घूम के इसके ऊपर आ जाए, मतलब तो ये वाली रे भी क्या आ जाएगी, ये वाली रे भी इसके ऊपर आ जाएगी, तब कंडीशन क्या हो जाएगी, तब कंडीशन ये हो जाएगी कि ये इंसिडेंस रे अगर नॉर्मली चलती हुई 90 डिग्री के ऊपर चलती हुई अगर सीधी की सीधी आके इसके ऊपर गिरती है, तो यही तो हो गई इंसिडेंस रे है, यही तो हो गई क्या, यही तो हो गई इंसिडेंस रे, ये हो गई इंसिडेंस रे, और यही यहाँ पर नॉर्मल हो गया, यही इंसिडेंस रे है, यही नॉर्मल हो गया, और एंगल आई जीरो हो गया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी यही हो जाएगी, तो एंगल आर भी जीरो हो जाएगा, तो ये वापस लौट जाएगी, तो यही क्या हो जाएगी, यही रिफ्लेक्टेड रे भी हो जाएगी। मतलब तीनों आपस में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे तीनों। तो यानी कोई भी रे अगर मिरर पे 90 डिग्री पे आके गिरती है, इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस है, टेक्निकल टर्म याद कर लो, इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, कि नॉर्मल पे चलती हुई आई और मिरर पे 90 डिग्री के ऊपर आकर गिरी, ये मिरर है, ये इसका पीछे का पोर्शन पेंटेड है, तो अगर 90 डिग्री के ऊपर आकर गिरती है तो वो वापस रिट्रेस कर जाएगी, बैक चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, जब भी रिट्रेसिंग का क्वेश्चन आए तो आपको मिरर के ऊपर 90 डिग्री पे गिरा देना है रे को, है। अच्छा, अब सवाल अपना क्या कह रहा है, क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि यार ये 3 रिफ्लेक्शन के बाद में 90 डिग्री पे ये जो है गिराना है अपने को, क्योंकि 3 रिफ्लेक्शन के बाद में रिट्रेस कर रही है, जितने रिफ्लेक्शन के बाद में भी आपको रिट्रेसिंग बोले तो इसका मतलब उस रिफ्लेक्शन पे आपको 90 डिग्री पे गिरा देना है। अब देखो मैं इसका रे डायग्राम बना रहा हूँ, ये अपना मिरर दी, ये अपना ये 2 मिरर दिए मैं, ये रहा एक मिरर, ये रहा दूसरा मिरर, ये पीछे से पेंट किया हुआ है, ये इधर से पीछे से पेंट किया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल जो बनाया हुआ है वो एंगल बनाया हुआ है थीटा, और वही हम लोगों को क्या करना है, पता करना है, ये एंगल थीटा अपने को पता करना है। और अपने को रे बता रखा है कि रे जो है वो इस तरह से आ रही है, ऐसे आ रही है रे, ये ऐसे आ रही है रे, और ये किसके पैरेलल है, ठीक है ना, ये पैरेलल है किसके, M2 के। इस वाले मिरर का नाम बोल रखा है अपने को M2, और इस वाले मिरर का नाम बोल रखा है अपने को M1। और क्वेश्चन ये दे रखा है कि तीन तीन रिफ्लेक्शन खाने के बाद में ये क्या होगी, रिट्रेस करेगी। तो अपन एक काम करते हैं, 3 रिफ्लेक्शन कराते हैं और थर्ड रिफ्लेक्शन में इसको 90 डिग्री पे डाल देते हैं। तो देखो ये रे आगे बढ़ी, और आगे बढ़ के ये सीधी की सीधी जाके गिरी इसके ऊपर, ये जाके गिरी इसके ऊपर, और यहाँ पर हो गया इसका फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये हो गया इसका फर्स्ट रिफ्लेक्शन, और ये आने वाली रे, और ये जो है ये बन गई जाने वाली रे। और मान लेते हैं कि ये ऐसे गई, अंदाजे से बना रहे, ये गई ऐसे। अच्छा, ये ऐसे गई तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका सेकंड रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये अपन गिरा देते हैं यहाँ पर, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होके, सपोज करो ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, है ना। तो यहाँ पे हो गया इसका फर्स्ट रिफ्लेक्शन, यहाँ पर होगा इसका सेकंड रिफ्लेक्शन, यहाँ पे ये सेकंड रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये हो गया यहाँ पर इसका सेकंड रिफ्लेक्शन। अब अपने को करना है इसका थर्ड रिफ्लेक्शन। तो ये मिरर M2 के लिए ये वाली जो रे, ये तो आने वाली रे, और ये हो गई इसकी रिफ्लेक्टेड रे, तो ये है रिफ्लेक्टेड रे। और अब गिरा देते हैं अपन इसको 90 पे,
तो ये वाला जो एंगल है ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। ये गिरा दी मैंने इसको 90 पे, मिरर M1 पे इसको 90 डिग्री पे गिरा दो, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हो गया कितने का, ये वाला हो गया 90 डिग्री का। और जस्ट मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया है कि जैसे ही एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो ये वाली रे गई तो यहाँ पर है, लेकिन अब ये जो है 90 डिग्री के ऊपर जाके गिरी तो ये वापस बैक आ जाएगी, ये वापस बैक आ गई और ये वापस इधर से होती हुई इधर से होती हुई वापस बैक चली जाएगी, ये रिट्रेस कर जाएगी। मतलब अगर किसी भी मिरर पे एक बार 90 डिग्री पे गिर गई रे, तो वो जितनी जगह से चाहे 1000 जगह से मुड़ती मुड़ाती आई है तो वो वापस बैक लौट जाएगी, है ना। देखो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पर, ठीक है ना, जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये यहाँ पर सेकंड रिफ्लेक्शन हुआ और ये यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड रिफ्लेक्शन। मैं रेड डॉट लगा देता हूँ यहाँ पे, 3 रिफ्लेक्शन। ये यहाँ पर पहला रिफ्लेक्शन हुआ है, ये यहाँ पर दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ है और ये यहाँ पर तीसरा रिफ्लेक्शन हुआ है, और तीसरे रिफ्लेक्शन पे अपन इसका नॉर्मल इंसिडेंस करा दिया ताकि ये वापस बैक आ जाए और इस ट्रैक से होती हुई वापस, कर्सर को देखो, इस ट्रैक से होती हुई वापस इस ट्रैक पे वापस लौट जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से ऐसे वापस लौट गई, ऐसे आई थी, ठीक है ना, यहाँ पे 90 डिग्री पे गिरी और वापस ऐसे चली गई, ये इसका रिट्रेसिंग हो गई। बस अब अपने को ये थीटा पता करना है, तो आप लिखते जाओ। देखो क्योंकि ये एंगल थीटा है जो अपने को दिया हुआ है दोनों मिरर के बीच में, M1 M2 के बीच में, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। वजह वजह क्योंकि ये वाली जो आने वाली रे है ये पैरेलल है किसके, ये पैरेलल है M2 के, और ये पैरेलल लाइन जो है वो किसी भी दूसरे लाइन सेगमेंट से क्या सेम एंगल बनाती है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अच्छा, अब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, जो मैं बना रहा हूँ इस पे ध्यान दो, ये वाला एंगल भी थीटा ही है, क्योंकि अभी भी मैंने बोला था थीटा और फाई क्या होते हैं, सेम। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। अच्छा, दूसरा, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। ये वाला एंगल अगर थीटा है, इसको मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी सेम होगा, क्योंकि ये एंगल मैंने 90 डिग्री का बोला है, ये 90 डिग्री का होगा, तो ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी 90 डिग्री का ही होगा। क्योंकि ये तो नॉर्मल इंसिडेंस किया था मैंने। अब देखो जरा, है इस वाले ट्राइंगल के अंदर, जिसको मैं ब्लू से हैश बना रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर देखो, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों हुआ भाई 90 माइनस थीटा, ये जो हैश वाला है इसके अंदर टोटल सम करके देखो, इनका 180 आना चाहिए है। एक तो रेड कलर वाला है थीटा, एक ब्लू कलर वाला है 90, और तीसरा वाला जो मैंने बोला है वो 90 माइनस थीटा हो। तो देखो इनका तीनों का सम करके देखो, सम करके देखेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, और 90 और 90 कितना आ जाएगा, 180। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो हो गया ना 180 है। ये वाला थीटा, ये वाला 90 और ये वाला 90 माइनस थीटा, तीनों एंगल का सम कितना हो गया, तीनों एंगल का सम के 90 माइनस थीटा हो गया। अब जरा इस वाले एंगल को देखो जिसको मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला ग्रीन कलर वाला, ये वाला ग्रीन कलर वाला, ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी भैया 90 माइनस थीटा ही होगा। वजह क्योंकि ये जो थीटा है जो ब्लैक कलर से है, जिसके ऊपर कर्सर रखा हुआ है मैंने, ये वाला, ठीक है ना, ये थीटा है और ये वाला कितना है 90, तो ये थीटा, ये 90, तो ये फिर कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी होगा 90 माइनस थीटा। एक ये वाला देखो, ठीक है ना, जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला देखो, ये वाला ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये ग्रीन कलर वाला 90 माइनस थीटा है जिससे मेरा कर्सर है, तो ये वाला भी कितना होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि मैंने बताया था आने वाली रे और जाने वाली रे, ये आने वाली रे है और ये जाने वाली रे है, ये मिरर से सेम एंगल बनाती है, क्योंकि थीटा और फाई क्या है, सेम है, तो इसको थीटा मानेंगे तो ये फाई हो जाएगा, इसलिए ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब जहाँ पे सेकंड रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं अपने को। देखो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल भी 90, मतलब ये ग्रीन वाला 90 माइनस थीटा, ये ब्लू वाला 90 माइनस थीटा और ये रेड वाला 90 माइनस थीटा, तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। 180 क्यों, क्योंकि M2 स्ट्रेट लाइन है, तो अगर अपन इन तीनों का सम 180 करें तो 90 माइनस थीटा रेड वाला प्लस 90 माइनस थीटा ब्लू वाला, 90 माइनस थीटा ब्लू वाला प्लस 90 माइनस थीटा ग्रीन वाला, ये 90 माइनस थीटा ग्रीन वाला, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, इन तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री, ये 180 डिग्री। 90 90 90 ये कितना हो गया 270, तो ये हो गया 270 माइनस 3 थीटा इक्वस टू कितना हो गया 180, और 3 थीटा इक्वस टू कितना हो गया, 3 थीटा इक्वस टू हो गया 270 माइनस 180, ये आ गया, और 3 थीटा इक्वस टू कितना आ गया 90, और थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 90/3 इक्वस टू 30 डिग्री। ये जो है ये हो गया अपना
थीटा की वैल्यू, यानी इन दोनों के बीच में, ये जो टेढ़े मिरर है M1 और M2, ये रहा मिरर आपका M1 और ये रहा मिरर आपका M2, अगर इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल है तो कोई भी रे जो पैरेलल आ रही है किसके, M2 के, ये वाली रे पैरेलल आई है M2 के, तो 3 रिफ्लेक्शन मार के तब वापस जा सकती है जो कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 30 डिग्री। तो ये हो गया अपना एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, है, और 1 मिनट का पॉज करूंगा, उस पर आप लोग कॉपी पेन साथ में रखें, खाली ना बैठें, कॉपी पेन साथ में रख के और उसको करने की कोशिश करें, एटलीस्ट रे डायग्राम बनाएं। और ये जो है नहीं आएगा तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, मैं 1 मिनट का पॉज दूंगा, कुछ सेकंड के लिए आप लोग इसको ट्राई मारो करने की। देखो सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं और इवन ईजी कर रहा हूँ। सपोज करो ये एक मिरर है, सेम वही क्वेश्चन, ये 2 मिरर है, ये रहा एक मिरर, ये रहा दूसरा मिरर, ये नीचे से पेंट किया हुआ है, मेरे साथ में डायग्राम बना लो आप कॉपी में। ये दूसरा मिरर है, ये पीछे से पेंट किया हुआ है, और एक रे जो है वो इसके पैरेलल आई है, ये इंसिडेंट रे है भाई साहब, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये इसके पैरेलल आई है। अब इन दोनों के बीच में एंगल वो कितना है, थीटा। और सवाल ये है, ये अपना वो का वही, इसको अपन M2 ले लेते हैं, इस मिरर का नाम रखा मैंने M2, इस मिरर का नाम रख रहे हैं अपन M1। सेम क्वेश्चन है ना। और ये जो इंसिडेंट रे है ये है पैरेलल टू M2, ये M2 के पैरेलल है, M2 के पैरेलल आई है। अब M2 के पैरेलल आई है तो अपना सवाल ये है, फाइंड थीटा इफ इंसिडेंट रे retraces its path after 2 reflections। दो रिफ्लेक्शन के बाद में ये क्या करती है, ये रिफ्लेक्ट करती है, 2 रिफ्लेक्शन खाएगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो अपने को क्या निकालना है, अपने को थीटा पता करना है कि ये थीटा कितना होगा। अच्छा 2 रिफ्लेक्शन किससे खाएगी, पहला रिफ्लेक्शन तो ये खाती हुई दिखी रही है यहाँ पे, ये रही। आप दूसरे रिफ्लेक्शन इससे खाएगी M2 से, वापस बैक चली जाएगी। तो आपको कोशिश कर दी इसकी, ट्राई मारो। रे डायग्राम बनाओ, रे डायग्राम बिना नहीं होगा। पहला रिफ्लेक्शन करो M1 पे, दूसरा रिफ्लेक्शन करना आपको M2 पर। और कॉन्सेप्ट याद रखो, जब भी रिट्रेस करानी हो तो जिस भी रिफ्लेक्शन पर रिट्रेस होना है उस रिफ्लेक्शन से वो उस रिफ्लेक्शन पर 90 डिग्री पे पटकना है उसको, अपने को 90 डिग्री पे गिरेगी, नॉर्मल इंसिडेंस होगा और नॉर्मल इंसिडेंस पर अपने आप ही वो 90 डिग्री पर बैक चली जाएगी। ये थीटा निकालना है आपको। देखो मैं करता हूँ, हो गया होगा जिनका होना होगा अब तक। देखो मैं करता हूँ, ये वाली रे पैरेलल है किसके, M2 के। तो इस रे को मैं सबसे पहला रिफ्लेक्शन कराता हूँ M1 से, ये सीधी की सीधी गई और यहाँ से इसका हुआ फर्स्ट रिफ्लेक्शन। आप लोग क्वेश्चन डायग्राम और सॉल्यूशन डायग्राम अलग अलग बनाए कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपने सॉल्यूशन कर दिया तो आपको ये पता नहीं चलेगा ये क्वेश्चन क्या था। तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन होके इसको मैं 90 डिग्री में पटक देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सेकंड रिफ्लेक्शन पर रिट्रेस करेगी। तो ये ऐसे आई, ऐसे आके इसको मैं सेकंड रिफ्लेक्शन पे, यहाँ सेकंड रिफ्लेक्शन होने वाला है, इस सेकंड रिफ्लेक्शन पे मैंने इसको क्या कर दिया, 90 पे डाल दिया। 90 पे जैसे गिरेगी तो ये वापस बैक चली जाएगी, और बैक जाके इधर जाके ये वापस बैक चली जाएगी। मैंने बताया था कि एक बार 90 पे गिरते ही वो चाहे कितनी जगह से भी मुड़ती मुड़ाती आ रही हो, वो वापस बैक चली जाएगी, तो ये रिट्रेसिंग हो गई। अब ये वाला एंगल कितने का है, ये वाला एंगल है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है। और ये अगर थीटा है, अच्छा ये थीटा है, तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी थीटा होगा। कारण कारण वही, ये वाली और ये वाली रे जो इंसिडेंट रे है और ये जो मिरर है, ये आपस में क्या है, मिरर M2 ये आपस में पैरेलल है। इसलिए ये अगर थीटा है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अच्छा अगर ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है जिसमें मैंने टिक किया है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। वजह क्योंकि आने वाली रे और जाने वाली रे मिरर से सेम एंगल बनाती है, थीटा और फाई क्या होते हैं सेम, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा।
अब देखो इस वाले ट्राइंगल में देखो जिसपे मैं हैश लगा रहा हूँ, जिस पे हैश लगाया मैंने रेड कलर का, तो बाई ट्राइंगल हैश, इस वाले ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल देखो कितने का है, ये थीटा है, ये थीटा है, और ये वाला कितना है 90। तो थीटा प्लस 90, थीटा प्लस 90, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 90, उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा 90। तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 90/2, और 90/2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 45 डिग्री है, ये हो गया। एक और क्वेश्चन करेंगे अपन सेम, फिर वापस आपको करने का ट्राई मारना है। रे डायग्राम बनाना सीखो, अगर आपको रे डायग्राम नहीं बनाने आए तो फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो देखो सेम वापस ऐसा ही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, और ऐसे ही क्वेश्चन को आगे बढ़ा के वापस वही सेम मिरर ले रहा हूँ मैं, सेम क्वेश्चन, ये रहा एक मिरर, ये रहा एक मिरर, ये नीचे से प्रिंट किया हुआ है, डायग्राम मेरे साथ में बनाओ आप लोग। ये इधर से प्रिंट किया हुआ है, वही इसका नाम M1 है, इसका नाम M2 है। ये वापस ये एक रे आई है, इंसिडेंट रे है, और इसकी क्या है खासियत, ये पैरेलल है M2 के, पैरेलल टू, सेम क्वेश्चन है। ये थीटा निकालना है आपको, और सवाल क्या है, रिट्रेसेस आफ्टर 6 रिफ्लेक्शन। 6 रिफ्लेक्शन मतलब पहला रिफ्लेक्शन खाएगी M1 से, दूसरा खाएगी M2 से, तीसरा खाएगी M1 से, चौथा खाएगी M2 से, पांचवा खाएगी M1 से, छठा खाएगी M2 से। ये पहला हो गया, पहला M1 से खाया, ये दूसरा खाया M2 से, तीसरा खाएगी M1 से, चौथा खाएगी M2 से, पांचवा रिफ्लेक्शन मारेगी किसके ऊपर, इस पे M1 पे, और सिक्स्थ मारेगी किस पे, सिक्स्थ मारेगी M2 पर। और 6 रिफ्लेक्शन में आपको इसको 90 डिग्री पे डाल देना है। तो बनाओ इसका डायग्राम। 6 रिफ्लेक्शन करने हैं, 6 रिफ्लेक्शन के बाद में ये रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, और रिट्रेस करेगी तो मतलब ये वापस मुड़ती मुड़ाती जितनी भी बार मुड़ी है ना, वापस सेम ट्रैक को फॉलो करके वापस चली जाएगी, मतलब वापस इसी ट्रैक पे ये वापस चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी वापस। तो अपने को इस थीटा की वैल्यू पता करनी है, कोशिश करो। जो बच्चे डायग्राम नहीं बना रहे वो डायग्राम बनाए, नहीं तो रे ऑप्टिक्स नहीं सीख पाओगे। इसको क्लास की तरह से डील करो, ऐसा मत सोचो कि यार ये तो सिंपल वीडियो है, करने की कोशिश करो, उसी के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि करने की कोशिश करोगे फिर मैं करूँगा तो उससे मैच करना। देखो अब मैं कर रहा हूँ, देखो अब क्या है कि तुम लोगों का डायग्राम बड़ा टफ बन रहा होगा। डायग्राम कैसे टफ बन रहा होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, और इतना देखो क्या हो रहा होगा, तुम ऐसे बना रहे हो कुछ डायग्राम, ये आपने ये रे ली, इस पर डाली, फिर ये इस पर रिफ्लेक्शन किया, फिर इस पर डाली तीसरा रिफ्लेक्शन, फिर ये चौथा रिफ्लेक्शन, फिर ये पांचवा रिफ्लेक्शन, और ये छठे रिफ्लेक्शन पे आपने इसको 90 डिग्री पे डाला होगा, मतलब ये 90 डिग्री पे डाला होगा। ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला थीटा होगा। अब कैलकुलेशन में बड़ी जान निकल जाएगी ये करने के अंदर। तो इससे कोई ना कोई ट्रिक होनी चाहिए। जरा ऊपर चलते हैं अपन, जो अपन ने पिछले वाले सवाल किए इनके ऊपर चलते हैं अपन। देखो जरा, जब अपना क्वेश्चन 3 रिफ्लेक्शन का था, जब अपना क्वेश्चन 3 रिफ्लेक्शन का था, तो देखो ये थीटा कितना आया था 90/3, ये थीटा आया था 90/3। जब अपना क्वेश्चन 2 रिफ्लेक्शन का था, तो ये थीटा कितना आया था, थीटा आया था 90/2। तो ये तय है कि अपना क्वेश्चन अगर 6 रिफ्लेक्शन का है तो थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा 90/6। तो ये सिमेट्री से अपन ने देख लिया, थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 90/6 ये आ जाएगा।
और आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि ये 690 को कट करेगा 15 टाइम, तो ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ऐसे अगर मैं ये बोलूँ कि यार एक रे है, ये दोनों मिरर है, ठीक है ना, और ये जो रे है ये कितनी, ये रे इसके पैरेलल आई, और ये आफ्टर 15 रिफ्लेक्शन, आफ्टर 15 रिफ्लेक्शन ये क्या करती है, ये रिफ्लेक्ट, ये जो है ये रिट्रेस करती है, रिट्रेस करती है, तो ये थीटा कितना होगा, ये थीटा हो जाएगा। आपको क्या करना है, थीटा इक्वस टू वही 90 अपॉन कितना 15, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 6 डिग्री, ये आ जाएगा। इसका मतलब जितने भी रिफ्लेक्शन के बाद में रिट्रेस कर रही है, तो इसका मतलब उसका उतनी रिट्रेस, वो जो रिफ्लेक्शन है जितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका डिवाइड कर देना है। देखो ओवरऑल बात क्या हुई कि अगर कोई भी लाइट गिरे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, अगर कोई भी लाइट गिरे एन रिफ्लेक्शन मार के वापस रिट्रेस करती है अपने पाथ को, तो अपन एक डायरेक्ट फार्मूला बना सकते हैं कि उन दोनों मिरर के बीच में कंडीशन वही सेम याद रखनी है आपको कि एक मिरर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, दूसरा मिरर उसके स्लांट होना चाहिए, दोनों के बीच में एंगल थीटा होना चाहिए, और जो इनकमिंग रे है, जो इनपुट रे है, इंसिडेंट रे है, वो जो हॉरिजॉन्टल मिरर है उसके पैरेलल आनी चाहिए। तो वो जो थीटा है वो थीटा कितना हो जाएगा, अपन ये लिख सकते हैं कि वो थीटा हो जाएगा, थीटा इक्वस टू, अगर एन रिफ्लेक्शन मार के वो रिट्रेस करती है अपने पाथ को, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वस टू 90 अपॉन एन। जैसे से फॉर एग्जांपल एन की वैल्यू है, सपोज करो एन की वैल्यू है 45, मतलब 45 रिफ्लेक्शन मार के वो रिट्रेस करती है, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 अपॉन 45 इक्वस टू हो जाएगा कितना, 2 डिग्री। अब अगर अपन डायग्राम बना के सोचते हैं ना, तो 45 टाइम्स तो अपने को रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, और 2 डिग्री का एंगल है दोनों मिरर के बीच में, तो 2 डिग्री का एंगल ही अपने आप में बहुत मामूली एंगल होता है, और 45 डिग्री का 45 बार अपन रिफ्लेक्शन करेंगे तो अपने से वो रे डायग्राम ही नहीं बनेगा। इसलिए ये ट्रिक याद रखो आप, थीटा इक्वस टू कितना, थीटा इक्वस टू 90 अपॉन एन, इस फार्मूले से अपने को क्या कर देना है, ये कर देना है। तो ये कुछ क्वेश्चन हुए इसी सीरीज़ के अंदर। अपन आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और क्वेश्चन से जो अभी तक अपन ने किया, चेंज कर रहे हैं अपन क्वेश्चन को। देखो ये वही स्लांट मिरर के, 2 स्लांट मिरर के क्वेश्चन, ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, ये एक दूसरा मिरर है, दोनों एक दूसरे से स्लांट है, और ये इधर से पीछे से पेंट किया हुआ है। वापस वही बात, डायग्राम बनाओगे आप लोग साथ में, नहीं बनाने वाले बच्चे तो कभी सीख ही नहीं पाएंगे। और दूसरा चक्कर ये है कि ये बुक में दे नहीं रखा है, तो ये जो भी कुछ सीखना हो यही सीखना है, ना आपके स्कूल में पढ़ाएंगे ये, क्योंकि प्लेन मिरर का आपका जो टॉपिक है वो मुश्किल से आधा पेज का दे रखा है एनसीईआरटी में। अब देखो ये दोनों मिरर है, वापस वही, इस मिरर का नाम रख देते हैं अपन M1, इस मिरर का नाम रख देते हैं अपन M2, ये दोनों मिरर का नाम रख दिया अपन ने है। और इन दोनों मिरर के बीच में अब मैं एंगल आपको बता देता हूँ, इन दोनों मिरर के बीच में एंगल है, लेट दिस एंगल इज 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल है। और एक रे आई है, और वो जो रे है वो इस तरह से आई है, और वो जो रे है ये थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ी हो गई, एक सेकंड रुको। ये जो रे है ये रे 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसके ऊपर आके गिरी, मतलब दोनों मिरर के बीच में तो एंगल, ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 30 डिग्री का, M1 और M2 के बीच में। और ये जो इंसिडेंट रे आई है, ये इंसिडेंट रे जो आई है ये M2 से एंगल बनाते हुए कितने एंगल बनाता हुआ आई है, ये एंगल बनाते हुए आई है 45 डिग्री। तो अपने को क्या पता करना है कि इसका टोटल डेविएशन निकालना है अपने को। अपना क्वेश्चन ये है, फाइंड टोटल डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्लेक्शन के बाद में इसका टोटल डेविएशन कितना होगा। टोटल डेविएशन का मतलब होता है कि अपने ट्रैक से डेविएट हो जाना, अपने रास्ते से, ओरिजिनल रास्ते से मुड़ जाना। इसका ओरिजिनल रास्ता कौन सा है, ओरिजिनल रास्ता इसका ये, अगर ये M2 बीच में नहीं आता तो ये जो इंसिडेंट रे है ये इस ट्रैक पे जा रही होती है, इस ट्रैक पे जा रही होती है सीधी की सीधी, है ना। तो ये ऐसी सीधी जा रही होती, ये इसका ओरिजिनल ट्रैक होता, ये होता है इसका ओरिजिनल पाथ। तो 2 रिफ्लेक्शन खा के ये अपने ओरिजिनल ट्रैक से कितना मुड़ जाएगी, ये अपना क्वेश्चन है ना। क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो होगा यहाँ से, ये तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, और सेकंड रिफ्लेक्शन होगा M1 से, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं आके गिरेगी ये M1 के ऊपर,
तो पहला रिफ्लेक्शन के बाद में और दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद में टोटल कितना मुड़ जाएगी, ये अपना क्वेश्चन है। तो देखो मैं ही कर देता हूँ इसको, नया क्वेश्चन है। देखो ये यहाँ पे 45 डिग्री के ऊपर आके गिरी है। अब 45 डिग्री के ऊपर आके गिरी है तो मिरर से जितना एंगल बनाते हुए आके गिरी, उतना उतना एंगल बनाते हुए ये वापस निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उतना को उतना एंगल बनाते हुए मैंने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया और ये जाके गिरी, ये गई ऐसे। तो ये वाला एंगल भी मुझे कितना दिखाना पड़ेगा, ये वाला एंगल भी दिखाना पड़ेगा मुझे 45 डिग्री, ये भी दिखाना पड़ेगा मुझे 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि वही थीटा और फाई क्या होता है, सेम। तो जितने एंगल पर आई है इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, उतने उतने एंगल पर निकल जाएगी। तो ये आगे बढ़ी और आगे बढ़ के ये सीधी की सीधी गई यहाँ पर। एक सेकंड रुको, ये सीधी नहीं बनी, इसको सीधी कर देता हूँ मैं। ये देखो ये 45 डिग्री पे आई और 45 डिग्री पे आके ये सीधी की सीधी जाके गिरी किसके ऊपर, ये जाके गिरी ऐसे। तो ये वाला एंगल अगर 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 45। वजह वजह वही, थीटा और फाई क्या होते हैं, थीटा और फाई सेम होते हैं। तो ये दोनों एंगल, ये वाला 45 है तो ये वाला भी कितना हो गया, ये वाला भी 45 हो गया, जिसे मैंने दोनों पे टिक किया। ये वाली जो आने वाली रे वो इंसिडेंट रे, और जिस पे मैं ये एरो लगा रहा हूँ ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई अपनी रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो इस जगह डेविएशन कितना हुआ, मान लेते हैं इस जगह ओरिजिनल ट्रैक तो इसका ये था जो ओरिजिनल पाथ मैंने दिखाया है। अगर ये मिरर M2 बीच में नहीं आता तो ये अपने ओरिजिनल ट्रैक पे सीधी की सीधी जा रही होती, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बताया था, फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, वो तो मिरर की वजह से वो मुड़ जाती है। तो ये कितना मुड़ी अपने ओरिजिनल ट्रैक से, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितना मुड़ी, ये देखो इतना मुड़ी। ये जो मैं एंगल बना रहा हूँ ये मुड़ी है इतना, ये इतना मुड़ गई, यहाँ से लेके ये इतना मुड़ गई, ये जो है ये इतना एंगल मुड़ गई। ये जो एंगल मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये इतना मुड़ गई। या मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये इसका पहला डेविएशन है। ये देखो मैं इसको रेड कर देता हूँ, यहाँ इतना डेविएट हुई है, इतना एंगल डेविएट हो गई है। और इस एंगल को, ये जो रेड वाला एंगल है इसको मैं बोल देता हूँ Δ1। ये इसका फर्स्ट डेविएशन है। तो मैं निकालता हूँ इसका फर्स्ट डेविएशन। फर्स्ट डेविएशन आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, किससे खाया इसने फर्स्ट रिफ्लेक्शन? फर्स्ट रिफ्लेक्शन खाया इसने M2 से, फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाय M2। M2 से जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन खाया है ये Δ1 कितना हो गया, एंगल Δ1 कितना हो गया ये निकाल रहे हैं। तो देखो Δ1 कितना होगा, ये पूरा एंगल नापना अपने को। अब ये जो Δ1 का ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसपे मैं रेड कलर से टिक कर रहा हूँ, ये तो 45 है ही, ये नीचे नीचे वाला और नापना है। तो ये वाला कितना होगा, ये वाला ये जो छोटा जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ये देखो ये जो सामने 45 डिग्री है, ये इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ये, और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो ये वाला अगर 45 है तो ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी 45 ही होगा। तो ये दोनों एंगल 45 हो गए। अब अगर अपन Δ1 निकालें तो Δ1 देखो ऊपर वाला ये वाला 45 है ही, जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ये वाला 45 है ही, और ये नीचे वाला वापस जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ ये 45 है ही। तो 45 और 45 मिलके कितने हो गए, 45 प्लस 45, ये कितने हो गए, ये हो गए 90 डिग्री। मतलब पहला डेविएशन लगा इसके ऊपर 90 डिग्री का, जा रही थी ये ऐसे, ठीक है ना, और 90 डिग्री पे घूम के ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे, अपने ओरिजिनल ट्रैक से डेविएट होके ये रिफ्लेक्टेड रे बन गई और जाके मिरर पे टकराई M1 पे। तो पहला डेविएशन हो गया इसका Δ1। अच्छा ये डेविएशन देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हुआ है, तो अपन यहाँ लिख देते हैं क्लॉकवाइज, ये लिख दिया अपन ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है। तो ये पहला डेविएशन। अब ये जाके गिरी M1 के ऊपर, ये जाके गिरी M1 के ऊपर, और M1 पे जाके गिरी तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सेकंड रिफ्लेक्शन। अच्छा इसका ओरिजिनल ट्रैक कौन सा है यहाँ पर इसका ओरिजिनल ट्रैक है ये वाला। इसको जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था इस ट्रैक पे, ये ओरिजिनल ट्रैक है इसका, ठीक है ना, ये हो गया इसका ओरिजिनल पाथ। मतलब जो रे M2 से रिफ्लेक्ट होके आई है, अगर M1 बीच में नहीं आता तो वो इस वाले ट्रैक पे चल रही होती, ये इसका ओरिजिनल पाथ होता। लेकिन अभी इधर जा नहीं पाएगी क्योंकि वापस रिफ्लेक्शन खाएगी, और रिफ्लेक्शन किससे खाएगी अब की बार खाएगी M1 से। तो अपन ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल जिसको मैं डार्क कलर कर रहा हूँ ब्लैक कलर से, ठीक है ना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला 30 है, ये वाला 45 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 में से 35 और 45 ऐड करके घटा दो, और 35 और 45 कितने हो गए 75, और 180 में से 75 माइनस करोगे तुम तो ये आ जाएगा आपका 105 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180, और 30 इधर बन गया, 45 यहाँ बन गया,
दो एंगल 30 और 45 के हो गए, तो बाकी बचा हुआ कितने का हो जाएगा, 180 में से 30 और 45 ऐड करके माइनस कर दो, 30 और 45 75, 75 माइनस होंगे 180 में से, तो 105 आ जाएगा। अब ये वाली रे 10 एंगल बनाते हुए आके M1 पे टकराई है, M1 पे टकराई है तो रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, और 105 पर ही वापस निकल जाएगी। तो ये 105 पर ही साहब, ये लो, ये मैंने वापस निकाल दी, इसको ऐसे निकाल दी, तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई। और ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी 105 का ही होगा। ये वाला एंगल क्यों, क्योंकि आने वाली रे और जाने वाली रे सेम एंगल बनाती है, तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ, 105 का। अब ये 105 का है, तो यहाँ डेविएशन कितना लगा, देखो इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था, ये इसका ओरिजिनल ट्रैक है, और ये मुड़ कितना गई, मुड़ गई, जिसको मैं ये रेड कलर से बना रहा हूँ Δ2, ये इतना मुड़ गई। जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ऐसे की बजाय ये घूम के इतना मुड़ गई, ये इतना मुड़ गई, ये ऐसे, ये इतना मुड़ गई, और ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया इसका Δ2। तो अपन निकाल रहे हैं इसका सेकंड डेविएशन, तो सेकंड डेविएशन देखो कितना हो गया, सेकंड डेविएशन आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन बाय M1 से, इस सेकंड डेविएशन को मैंने बोला Δ2, तो Δ2 कितना हो गया, Δ2 हो जाएगा, देखो जरा डायग्राम पे वापस चलते हैं अपन, ये वाला पूरा एंगल निकालना आपको, ये Δ2 ये जो रेड कलर का है, ये पूरा एंगल निकालना है। ये कैसे निकाले अपन, देखो ये 105 का है, जिसको मैं रेड पेन घुमा रहा हूँ, ठीक है ना, ये 105 का है, तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी 105 का होगा, ये भी 105 का ही होगा। क्यों होगा 105 का, क्योंकि ये 105 का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। अच्छा, ये वाला 105 का, और ये जो ब्लैक वाला ये आगे जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला भी 105 का, तो 105 ये और 105 ये, तो टोटल Δ2 कितना आ जाएगा, टोटल Δ2 आ जाएगा, Δ2 इक्वल्स टू 105 प्लस 105, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा है 210। तो 210 का घुमा, और ये क्लॉकवाइज घूमी, देखो ये घड़ी का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है, तो ये क्लॉकवाइज, तो Δ2 कितना आ गया, Δ2 यहाँ लिख देते हैं अपने को, ये आ गया 210 का क्लॉकवाइज डेविएशन लगा है यहाँ पर, 210 डिग्री का क्लॉकवाइज डेविएशन। तो टोटल कितना घूमी अपने ओरिजिनल ट्रैक से, है ओरिजिनल ट्रैक तो इसका ये था, देखो ये वाला, ये था इसका ओरिजिनल ट्रैक, ये वाला जिसमें मैंने ये 3 मार्क किए हैं, तो ये ओरिजिनल ट्रैक था, और अब घूम के यहाँ घूमी ये 90 से, फिर वापस Δ2 घूमी ये 210 से, तो टोटल डेविएशन कितना हो गया, टोटल डेविएशन हो गया, टोटल डेल्टा कितना हो गया इसका, टोटल डेल्टा हो गया Δ1 प्लस Δ2, और दोनों ही क्लॉकवाइज तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ये कितना हो गया, Δ1 है 90 और Δ2 कितना है, Δ2 है 210, तो टोटल डेविएशन कितना हो गया 300 डिग्री का, और कैसा हुआ ये क्लॉकवाइज, ठीक है ना, इस तरह से हो गया ये, तो ये टोटल डेविएशन हो गया। समझ में आ गई बात। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए छोड़ रहा हूँ, ये करना आप, ये होमवर्क मान लेना अपना इसको। ये एक रे क्या, सॉरी मिरर, ये एक दूसरा मिरर, ये पीछे से पेंट किया हुआ है, ये दूसरी तरफ से पेंट किया हुआ है, सेम वही मिरर का नाम इसका रख देते हैं अपन M2, इस मिरर का नाम रख देते हैं अपन M1। दोनों के बीच में एंगल, ये एंगल मैं दिखा देता हूँ 60 डिग्री का, और एक रे आई है, और एक रे आई है यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, एक रे आई है यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो सवाल वही है कि इसका टोटल डेविएशन निकालना आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। सेम क्वेश्चन, रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन फॉर गिवन सिचुएशन। बस एंगल चेंज किया है, क्वेश्चन वही है, तो आप ये अटेम्प्ट करना है ना कि कितने का होगा। तो ये जो है ये क्या हो गया, ये आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो अपन वापस बैक चलते हैं, थोड़ा सा पीछे रह गया है कुछ, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए, और पीछे का अपन वापस प्लेन मिरर पे आते हैं, और प्लेन मिरर पे चल के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लेन मिरर की इमेजिंग करना सीखते हैं कि प्लेन मिरर की इमेजिंग कैसे होती है। देखो नोट्स पे ध्यान दो थोड़ा सा। देखो रिफ्लेक्शन के अगर अपन टाइप देखें, प्लेन मिरर की बात चल रही है केवल, तो रिफ्लेक्शन के टाइप देखें तो रिफ्लेक्शन 2 टाइप का होता है। ये देखो ये लिखा हुआ है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है,
इसको हम लोग यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। देखो हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ मैं नोट्स के ऊपर, इसको यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन भी कैसे कहते हैं। देखो ये एक रे का बंच आया है, ये 3 रे दिखाई है मैंने, ये अपना प्लेन मिरर है, ये अपना प्लेन मिरर है, और ये 3 रे आई है, ये 3 रे, ये अपनी फर्स्ट रे, ठीक है ना, ये अपनी सेकंड रे, और ये जो है ये थर्ड रे, जिन पे मैंने रेड कलर से मार्क किया है। तो ये तीनों इंसिडेंट रे हो गई। ये बीम है, एक लाइट का, ये एक रे का बीम है। तो ये पूरी की पूरी लाइट की रे आई है, 3 रे आई है, और ये यहाँ पे टकराई, और टकराई की क्योंकि मिरर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है मिरर। तो ये सेम एंगल से क्या हो जाएगी, ये सेम एंगल से, क्योंकि तीनों पैरेलल रेज है, तो पैरेलल रे होती हुई ये क्या हो जाएगी, ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये सारी की सारी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको तो अपन बोलते हैं क्या, पैरेलल रे आई, और पैरेलल रे पैरेलल रहती हुई वापस क्या हो गई, मुड़ गई। तो इसको तो बोलते हैं अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन या यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन। जो दूसरे टाइप का रिफ्लेक्शन होता है वो दूसरी टाइप का रिफ्लेक्शन है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर अपन इसको क्या कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन। ये कैसे होता है, ये अगर आपका मिरर ही टेढ़ा मेढ़ा है, देखो ये जो मिरर है, ये देखो इस तरह जैसे वेवी फॉर्म में बनाया हुआ है, इस तरह से मिरर ही आपका टेढ़ा मेढ़ा है। अब मिरर टेढ़ा मेढ़ा है, तो ये तीनों रे आई तो पैरेलल थी, लेकिन ये जाएगी नहीं पैरेलल, क्यों, क्योंकि क्या पता कौन सी कहाँ टकरा जाए है। कोई सपोज करो नीचे डिप्रेशन पे टकरा जाए, या कोई किसी एलिवेशन पे टकरा जाए, ये टेढ़ा मेढ़ा है मिरर ही, तो ये अलग अलग एंगल से मुड़ेगी, और जाते वक्त ये जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी, देखो ये तो इधर मुड़ गई, ये वाली जो है ये वाली इधर मुड़ गई, और ये वाली जो है ये वाली इधर मुड़ गई। तो ये अलग अलग एंगल से निकलेगी, क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इस तरह के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं अपन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये बगल में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये रिट्रेसिंग ऑफ रे का, इसे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था आपको। रिट्रेसिंग कब होगा, जब नॉर्मल इंसिडेंस हो जाए, 90 डिग्री के ऊपर आके गिरे, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाए तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, अब अपन देखते हैं इमेजिंग बाय प्लेन मिरर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है इमेजिंग बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेजिंग कैसे होती है, कैसी इमेज बनाता है। मतलब जब आप प्लेन मिरर के आगे सुबह सुबह खड़े होकर या दिन में खड़े होकर अपने बाल वाल बनाते हो, अपनी शक्ल देखते हो कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ, आज मतलब आज मैं कैसा दिख रहा हूँ। हालांकि रोज़ अपन एक जैसे ही दिखता है, लेकिन अपने को लगता है कि हो सकता है आज मैं चेंज हो गया, तो बार बार अपन मिरर देखते रहते हैं। तो उसके अंदर वो इमेजिंग बनाता कैसे, ये अपन देख रहे हैं। तो अपन देख रहे हैं इमेजिंग बाय प्लेन मिरर। ये रहा टॉपिक, इमेजिंग बाय प्लेन मिरर। और सबसे पहले देख रहे हैं अपन पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज। पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज मतलब कि अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट आया है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट आके अपने आप को प्लेन मिरर में देख रहा है, तो वो प्लेन मिरर में अपने आप को कैसे देखेगा, देखते जाना जरा सा, मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ। देखो सपोज करो ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है जो आपके घर की दीवार पे लगा हुआ है, ये एक प्लेन मिरर है। अब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अपने आप को देखने आया है इसके अंदर, मतलब ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट देखना है। मतलब ये समझ लो कि ये कोई एक इंसेक्ट है, सपोज करो कोई एक कीड़ा है, एक कॉकरोच है, एक कोई मक्खी है, ये अपने आप को देखना है। ये मक्खी के मन में ये इच्छा पैदा हुई कि यार मैं दिखती कैसी हूँ, तो जाके आज प्लेन मिरर में अपनी शक्ल देखती हो, तो ये मक्खी अपने आप को देखने आई है। अब देखो क्या हुआ, मक्खी खुद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो ये मक्खी क्या है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स है, जो दूसरी लाइट से क्या कर रही है, दूसरी लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब करके क्या कर रही है, रे इमिट कर रही है। अब इससे लाइट की रे चलेगी मक्खी से, मक्खी से लाइट की रे चली, तो 2 रे चला देता हूँ मैं, क्योंकि अपने को एटलीस्ट 2 रे चाहिए इमेज बनाने के लिए। तो एक रे तो भेजी मैंने सीधी, जरा ध्यान से देखना, एक रे तो भेज रहा हूँ मैं सीधी, ये भेजी। एक रे भेज रहा हूँ मैं थोड़ी सी टेढ़ी, ये भेजी मैंने दूसरी रे। ये दोनों इनपुट रे, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ये दोनों इनपुट रे, या आप इनको इंसिडेंट रे भी बोल सकते हो। अच्छा, ये इनपुट रे पीछे बढ़ाने पे यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया रियल। याद करो कल के लेक्चर के कॉन्सेप्ट, कि अगर इनपुट रेज पीछे बढ़ाने पे काटे तो वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है रियल। तो ये एक रियल ऑब्जेक्ट है, ये जो मक्खी है ये एक रियल ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा, ये वाली रे तो मिरर पे 90 डिग्री के ऊपर जाके गिरी है, ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है। और मैंने बताया था कि नॉर्मल इंसिडेंस पे जस्ट अभी क्वेश्चन किया पर रिट्रेस कर जाएगी ये, तो ये वापस बैक आ गई, ये आ गई वापस बैक। तो ये तो वापस बैक आ गई। अच्छा, इसका क्या होगा, जो ये टेढ़ी वाली रे जो ऊपर जाके गिरी है, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व कराओ आप, ठीक है ना। यहाँ पर एक अपन ने नॉर्मल खींचा, ये लगाया अपन ने नॉर्मल, ये लगाया अपन ने नॉर्मल। अब ये जितने एंगल पर आई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये जितना भी एंगल है 10 डिग्री 5 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री जितना भी एंगल है, उतने के उतने एंगल पर ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
और रिफ्लेक्ट होके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये कर दिया अपन ने इसका रिफ्लेक्शन, है ना, ये कर दिया हम लोगों ने रिफ्लेक्शन। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी सेम होगा, ये एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो ये वाली दोनों हो गई आउटपुट रे, जिन पे मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों हो गई आउटपुट रे, ये वाली भी आउटपुट रे है और ये वाली भी क्या है, ये वाली भी आउटपुट रे है जो रेड कलर वाली है। अब आउटपुट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, आउटपुट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इमेज। तो ये वाली आउटपुट रे, ये जो रेड कलर वाली है ये तो जा रही है इधर, और ये वाली जो रेड कलर वाली है ये वाली जा रही है इधर, तो ये तो डाइवर्जिंग रे है, ये तो काटेगी नहीं, आगे बढ़ाने पे तो काटेगी नहीं, तो बैकवर्ड एक्सटेंशन पे काटेगी। तो इनको पीछे ले लो आप, पीछे लेंगे तो देखो इसको पीछे लिया मैंने सीधा का सीधा, पीछे ले लो, ये पीछे लिया, इसको भी सीधा का सीधा पीछे ले लो, तो इन्होंने यहाँ पे कट किया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है एक इमेज। और इमेज का कॉन्सेप्ट याद करो कि अगर आउटपुट रेस पीछे बढ़ाने पे काटे तो इमेज कैसी बनती है, इमेज बढ़ती है वर्चुअल, इसलिए मैंने इसको आई वी लिखा है, आई का मतलब इमेज, वी का मतलब वर्चुअल। ऑब्जेक्ट रियल था और इमेज कैसी बनी, इमेज बनी वर्चुअल। अच्छा, अगर तुम ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्टली नाप के, एंगल वगैरह नाप के, डिस्टेंसेस वगैरह नाप के बनाते हो, ठीक है ना, यहाँ तो मैं वर्चुअल पैड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ना तो लाइनें सीधी आ रही है ना एंगल वगैरह सही बन रहे हैं। तो ये जो है अगर अपन इसको नाप के बनाएं, तो अगर ये डिस्टेंस डी है, यहाँ से मिरर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर डी है, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या आएगा, ये वाला डिस्टेंस भी डी आएगा, है ये डी डिस्टेंस आएगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ कि प्लेन मिरर की खास बात, प्लेन मिरर क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है रियल, तो इसका इमेज कैसा बनाता है, ये इमेज बनाता है वर्चुअल। ध्यान रखो पहला पॉइंट कि प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, पहला पॉइंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लो इसको, प्लेन मिरर क्या करता है, रियल ऑब्जेक्ट को वर्चुअल इमेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, उसका वर्चुअल इमेज दिखाता है। अच्छा, दूसरा, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी उतनी डिस्टेंस पर क्या बनता है, उतनी उतनी डिस्टेंस पर इमेज होता है। आप एक काम करो, अभी ये लेक्चर खत्म होने के बाद में अपने प्लेन मिरर के सामने जाके खड़े हो ना, और अगर तुम 5 मीटर दूर खड़े हुए हो तो आपको अपना इमेज भी 5 मीटर दूरी दिखाई देगा मिरर से। अब अगर तुम मिरर की तरफ चलने लगो तो आपका इमेज भी पास आने लगेगा, और तुम मिरर के जाके अगर अपना हाथ अड़ा देते हो तो उस इमेज का, आप जैसा जो सामने दिख रहा है वो इमेज है, उस इमेज का भी हाथ जो है वो अड़ जाएगा। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो शुरू शुरू में पहली बार मिरर देखते हैं, वो क्या करते हैं, उस मिरर के पास में जाके खेलते रहते हैं, उनको उसको सामने जो उनको अपनी जैसी इमेज दिख रही होती है उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश करते हैं वो, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये इमेज है, और वो हाथ लगाते हैं तो वो जो सामने वाला बच्चा है वो भी इमेज के हाथ लगाता है। तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस पे होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, हमेशा इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी जो ऑब्जेक्ट और मिरर को मिलाने वाली परपेंडिकुलर लाइन है। देखो ये वाली लाइन परपेंडिकुलर, जिसमें जिसमें मैं ग्रीन कलर का पेन घुमाऊंगा, ये परपेंडिकुलर लाइन है। इस परपेंडिकुलर लाइन पर इमेज बनेगी हमेशा। ये जो ग्रीन कलर की लाइन चल रही है, हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर लाइन पे बनेगी। जैसे अगर मिरर टेढ़ा भी है, एक कॉन्सेप्ट समझो, देखो अगर ये मिरर टेढ़ा है, ये मिरर टेढ़ा है, ये टेढ़ा मिरर है, और ये पीछे से ये ऐसे ऐसे पेंट किया हुआ है, ये टेढ़ा लगा रखा है मैंने मिरर, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ से, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ रखा हुआ है, इस जगह रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, और ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है। अब आपको कोई घुमाने के लिए पूछे कि यार बता भाई इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज इस लाइन पे नहीं बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी, परपेंडिकुलर लाइन पे बनेगी। आप इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये किया मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो अगर ये डिस्टेंस x है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, x ही होगा। तो यहाँ पर बनेगी ये इमेज, इस जगह जो रेड कलर का पॉइंट है, यहाँ नहीं बनेगी डी पर, इस जगह नहीं बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी, ऐसे तो मैं सोचूंगी यहाँ बनेगी, तो यहाँ नहीं बनेगी, ये बनेगी यहाँ पर। तो आपको ये x निकालना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि हमेशा इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है मिरर, मिरर और ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है ना, मिरर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है, उस परपेंडिकुलर लाइन पर उतनी ही सेम डिस्टेंस पर बनती है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये जो था, ये अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज था। आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी सारा पढ़ा दिया है, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सारे हो गए हैं, तो आप लोग इसको रिपीट कीजिएगा। हालांकि बुक में ये है नहीं, तो आपको इन वीडियो लेक्चर्स को एक बार दोबारा देख लीजिए, दोनों को, कल वाले को और आज वाले को, ठीक है ना। एक बार तो अभी देख लिया, एक बार कल सुबह रिपीट कर लीजिएगा। कल मैं एक दूसरा लेक्चर डालूंगा, उसके अंदर अपन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज देखेंगे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है। फिर प्लेन मिरर के कुछ आगे क्वेश्चंस बढ़ाएंगे और ये प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर में आएंगे। ठीक है बच्चों, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, गुड लक।